अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि हाउ आयरन इज अब्सॉर्ब ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट इज टेकन अप बाय द टारगेट सेल। तो ये सारी आयरन अब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट वगैरह हम इसको डिटेल में भी कर चुके हैं, ये वीडियो के अंदर वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ओरली उन्होंने कहा है कि सिर्फ 10% ऑफ टोटल आयरन अब्जॉर्ब होती है। अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन मिड जिजनम। Iron first converted to ferrous form, पहले ferrous form में जाती है, then it enters intestinal mucosal cells by energy dependent transport mechanisms. From mucosal cells enters the plasma. Upon entering the plasma, it again oxidizes to ferric form and taken up by the beta globulin called siderophilin or transferrin, or one molecule of transferrin binds 2 atoms of iron. Absorbed iron is stored in the body as ferritin in reticuloendothelial cells of liver, bone marrow and spleen. उन्होंने कहा कि द कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ आयरन विद प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एपोफेरिटिन। प्लाज्मा फेरिटिन इज गुड इंडेक्स ऑफ आयरन स्टेटस इन द बॉडी। यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्ट करके इसको लिखा है, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन साथ में ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। ये आयरन वाली जो वीडियो है ना, उसके अंदर आयरन की वीडियो 1 के अंदर ये सारा एक्सप्लेन किया है, ये लाजमी बनाइएगा, इससे आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि ना गिव द बायोकेमिकल रेगुलेटर्स थ्रू विच बॉडी रेगुलेट्स। तो बायोकेमिकल रेगुलेटर्स जिनसे बॉडी रेगुलेट करती है, एक सोडियम बैलेंस से होगी और एक कैल्शियम बैलेंस से। ये किस तरह उन्होंने यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, उसके ऊपर आके हमारे पास यहाँ से रेनिन एक्ट करता है, ठीक है। और रेनिन एक्ट करके वो जो एंजियोटेंसिन 1 में इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ से हमारे पास इस पर एस एंजाइम आता है और उसके बाद वो जाके हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 पे उसको ना कन्वर्ट कर देता है। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये एक्चुअली होता है कि हमारे पास ना वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। ये हमारे पास ना ATR एक्टिवेशन करा देगा और इससे हमारे पास होगा क्या, इससे हमारे पास हार्ट के अंदर हमारे पास रीमॉडलिंग होगी, किडनीज़ के अंदर हमारे पास सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। इसके अलावा वेस्कुलेचर के अंदर क्या होगा, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी जो इसका मेन फंक्शन है। और बाकी CNS के अंदर इससे क्या होगा कि हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी, नॉरएपिनेफ्रिन भी फिर आगे वेजो कंस्ट्रिक्शन ही करा देगी, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका क्या कहते हैं कि 4 जगह पे इसका असर होगा हमारे पास। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास एस है ना, ये किस तरह आता है कि हमारे पास जब ब्रेडिकाइनिन जो होता है वो हमारे पास इनएक्टिव फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी हमारे पास एस फिर काम करता होता है। ये सारे इन्होंने हमें दिखाया है कि किस तरह हमारे पास सोडियम बैलेंस होता है। उसके बाद अगला इन्होंने कहा कैल्शियम बैलेंस। तो कैल्शियम बैलेंस के लिए हमारे पास ना सत्या में भी एक अच्छी सी डायग्राम और सिंपल थोड़ी सी डायग्राम दी हुई है, वो ज़्यादा सही रहेगी। इधर इन्होंने क्या कहते हैं, ये बताया कि होम्योस्टेसिस है जी, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो अबाउट 10 मिलीग्राम या फिर 100 मिलीलीटर है, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर अब उन्होंने यही दिखाया है कि हमारे पास स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस ने कैल्शियम लेवल बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ कि थायराइड ग्लैंड जो था उसने अपना ना कैल्सिटोनिन को रिलीज़ किया। और आपको पता है कि कैल्सिटोनिन का क्या असर होता है। कैल्सिटोनिन हमारे पास ना स्टिमुलेट कर देना कार्बन की डेपोजिशन को बोन्स में, क्योंकि मिनरलाइजेशन कराता है। दूसरा, इसने रिड्यूस कर देना कार्बन की अपटेक, कैल्शियम की अपटेक को इन किडनीज़ में। इससे हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल जो होगा ना वो डिक्लाइन कर जाएगा और फिर हमारा होम्योस्टेसिस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इधर हम देखें तो इधर हमारे पास ना उन्होंने स्टिमुलस में क्या हो रहा है कि ना फॉलिंग ब्लड, हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, तो इन्होंने फिर यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन को क्या कहते हैं स्टिमुलेट करना है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा, उसने जाकर फिर क्या कहते हैं ना बोन से कैल्शियम को ड्रॉ करके ब्लड की तरफ ले जाना है। इसने स्टिमुलेट करना है कैल्शियम अपटेक इन किडनीज़ में। ये एक्टिव विटामिन डी के जरिए इंक्रीज करेगा कैल्शियम अपटेक इन इंटेस्टाइन्स में भी, ठीक है। इंटेस्टाइन से भी सारे कैल्शियम बढ़ा देंगे, तो कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ब्लड कैल्शियम जो होगा वो राइज कर जाएगा और सेट पॉइंट तक आके ये होम्योस्टेसिस हो जाएगा। तो ये हमारा कैल्शियम बैलेंस है। इन दोनों से हमारे पास ना बायोकेमिकल रेगुलेटर्स और बॉडी रेगुलेशन होती है। अगला हमारे पास है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। क्या पेशेंट रिप्रेजेंटेड विद पेलर एंड इन्वेस्टिगेशन हिज हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। नॉर्मल 12 से 17 होता है। विद आरबीसी मॉर्फोलॉजी शोइंग हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक पिक्चर, विच न्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट। हमने आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर बताया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन से ये सब होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं हमें बताया हुआ है, हम जो इसके अंदर पिछले पेज के ऊपर ये सब क्या क्वेश्चन आगे हमसे पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास ना ये आयरन ना इसके अंदर आयरन एब्जॉर्ब किस तरह होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरह है बॉडी में, और व्हाट हैपेंस टू इट्स डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहते हैं ना कहा कि इसकी साइट जो है वो ड्यूडेनम और जुजुनम में 3 स्टेजेस होती हैं। इसके ना स्टेप्स इसके 3 होते हैं। एक, रिडक्शन एंड अपटेक ऑफ सोल्यूबलाइज्ड आयरन थ्रू एपिकल मेम्ब्रेन। दूसरा इसके होता है इंट्रासेलुलर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। और फिर तीसरा ट्रांसफर ऑफ आयरन थ्रू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन टू द पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। इन्होंने इसको क्या कहते हैं सारी चीज़ को ना मुश्किल करके सिर्फ लिखा हुआ है कि सारा जो आयरन का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट है ना सत्या के अंदर भी सही लिखा, जो मैंने वीडियो में सारा समझाया है वो सारा इजी है। यहाँ तक करके खुद को कंफ्यूज करने वाली चीज़ है तो करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये आयरन ट्रांसपोर्ट में बस ये कहा कि ट्रांसफेरिन जो बनता है ना वो ट्रांसपोर्ट आयरन फेरिक फॉर्म Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में क्या कहते हैं करता है एंड डिलीवर्स वेरियस टिश्यूज। इमेच्योर रेड सेल्स पोजेस हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स फॉर ट्रांसफेरिन। जो हमारे पास इमेच्योर रेड सेल्स होते हैं उसमें ज़्यादा एफिनिटी होती है। अनबाउंड आयरन लीव्स प्लाज्मा रैपिडली एंड इट्स टेकन अप स्पेसिफिकली बाय नॉन स्पेसिफिकली बाय द टिश्यूज। अनबाउंड आयरन जो होता है ना वो भी हमारे प्लाज्मा को छोड़ के टिश्यूज के अंदर चला जाता है। तो ये सब इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं। आगे नेक्स्ट है कि ना डिस्क्राइब एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ सेलेनियम इन बॉडी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ऑन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो ये हमारे पास ना कैल्शियम होम्योस्टेसिस पे ना हमारा पैराथायराइड हार्मोन का ये नीचे यहाँ पे इफेक्ट सारा बताया हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ सेलेनियम का देखें तो वो हमने पहला क्वेश्चन के अंदर ही हमने पढ़ ली थी कि ना हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे असर करके ना हमें फ्री रेडिकल्स के खिलाफ बचाता है। उसके बाद हमारे पास इनोमिनेट विटामिन और मिनरल जो इनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उसमें विटामिन सी आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, बीटा कैरोटीन आ जाता है और उसके बाद हमारे पास सेलेनियम आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन और सेलेनियम। ये कहाँ पे होते हैं उन्होंने कहा कि ना हमारे पास लोकेशन इनकी क्या होती है। तो विटामिन सी था स्कॉर्बिक एसिड साइटोसोल। उसके बाद जो हमारे पास विटामिन ई है अल्फा टोकोफेरॉल मेम्ब्रेन्स में होता है। बीटा कैरोटीन में होता है मेम्ब्रेन्स में। इसके अलावा सेलेनियम जो है ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज साइटोसोल में होता है। तो ये चीज़ क्या कहते हैं हो गई है।
उसके बाद नेक्स्ट एक सिनेरियो है 35 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंट्स विद इजी फैटिगेबिलिटी पैल्पिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन एग्जामिनेशन रिवील पेलर स्मूथ टंग एंड ब्रिटल नेल्स ब्लड स्मीयर रिवील्स हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोस्कोपिक आरबीसीज मिनरल डेफिशिएंसी कौन सी हो रही है इसमें तो मैंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बट आर द अदर न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या कहते हैं और क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं हमने विटामिन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास ये होगा इसके अलावा अगर कैल्शियम का इंटेक बढ़ जाए तो ये होगा और अगर हमारे पास फाइलेट्स हो जाए तो भी हमारे पास ना ये माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा ये तीन चीज़ें होंगी इसके बाद राइट ऑन लेबोरेटरी टेस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस सजेस्ट डायरेक्टली मेजर्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पेशेंट लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा होगा एक सीरम आयरन होता है ठीक है जिसके अंदर हमें ना पता चल जाता है कि हमारे पास सीरम लेवल क्या चल रहा है वो दूसरा TIBC क्या कहते हैं ये कितना है हमारे पास TIBC यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और तीसरा सीरम फेरिटिन के सीरम के अंदर फेरिटिन कितना है ये तीन हमारे पास इसके कहते हैं ना वो हो जाते हैं इसके बाद इसकी डाइटरी मेजर्स को उन्होंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन में कि सजेस्ट डाइटरी मेजर्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पेशेंट तो डाइटरी मेजर्स में हमें उन्होंने कहा है सोयाबीन ओटमीन रेजिन एग्स शेलफिश ग्रेन बीट रेड मीट चिकन एंड टर्की ग्रीन लीफ ये सब क्या कहते हैं जो है इसके सोर्सेज के अंदर आयरन रिच फूड्स इनमें आ जाते हैं फिर हाउ आयरन गेट्स एब्जॉर्ब ठीक है और गिवन अकाउंट ऑफ वेरियस डिजीज ड्यू टू आयरन एक्सेस तो आयरन किस तरह एब्जॉर्ब होता है कि आयरन पहले स्टमक के अंदर जाता है फिर गैस्ट्रिक एसिड वहाँ पे ना रिक्वायर्ड होता है वो आके उसको फिर कन्वर्जन करवा के आयरन एब्जॉर्प्शन फिर यहाँ पे होती है ड्यूटेनम और जुजिनम के दरमियान में तो इसमें ना हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेड टू प्लाज्मा ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन के अंदर करके वहाँ पे फिर हमारी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर मायोग्लोबिन के तौर पे और सेलुलर एंजाइम के तौर पे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर रहती है स्टोर और उसके बाद फिर होमोग्लोबिन के अंदर भी हो जाती है और एंड में बोन में भी तो ये सब चीज़ें इसकी एब्जॉर्प्शन स्टोरेज वगैरह सभी बता रही हैं कि एंटर्स द स्टमक वेयर इट इज एक्सपोज्ड टू स्टमक एसिड चेंज टू फॉर्म दैट अलाउज इट टू बी एब्जॉर्ब्ड द पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम इज द चीफ एरिया वेयर आयरन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस देयर मे बी अ सेकंड माइनर एब्जॉर्प्शन नियर द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक हो गया अब उन्होंने कहा था इसकी डिजीजेज इससे कौन कौन सी होती हैं ये डिजीजेज आपने बतानी है यहीं से यही डिजीज भी करिएगा तो हमारे पास यहाँ पे अगर हेरिडिटरी डिजीज को देखें तो ना हीमोक्रोमेटोसिस हो जाती है उसके बाद फिर इसके अलावा अफ्रीकन आयरन ओवरलोड सिकल सेल डिजीज हो जाती है थैलेसीमिया और एक्स लिंक्ड साइटोब्लास्टिक एनीमिया ये हमारे पास 4-5 दिन है इसके अलावा हमारे पास ना नॉन हेरिडिटरी डिजीज को देखें तो हमारे पास लिवर डिजीज हो जाती है जिसमें सिरोसिस लिवर कैंसर रहता है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर होता है इसके अलावा क्योंकि हमारे पास ना वो ब्लड सही से नहीं जब बन पाएगा आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से वो काम सही से नहीं करेगा तो हमारे पास एनीमिया होगा ये सब तो हो गई उसके बाद फिर डायबिटीज मेलाइटस के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस में भी डिप्रेशन और एड्रीनल फंक्शन प्रॉब्लम इन सब के अंदर हमारे पास ये ना इसका बायोकेमिकल रोल ऑफ सेलेनियम उन्होंने कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन्स को ना फ्री रेडिकल्स के खिलाफ बचाता है फ्री रेडिकल्स जो है वो चेन रिएक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं सेल रिएक्शन से ये हमारे पास ना स्कैवेंजर के तौर पे काम करता है और क्लीन अप कर देता है हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स को चेंजेस देम इनटू इनएक्टिव लेस हार्मफुल कंपाउंड्स के बाद ये प्रिवेंट करता है कैंसर से हार्ट डिजीजेज और ऑटोइम्यून डिजीज से भी प्रिवेंट करता है ये सब क्या हो गया बाकी आयरन की एब्जॉर्प्शन फिर आ गई है और ये सारी वही बातें हैं उसमें उन्होंने कहा कि हाउ आयरन इज रेगुलेटेड तो रेगुलेशन की इसके हम देख लेते हैं कि ना रिड्यूस फॉर्म ऑफ आयरन जो होती है ना हमारे पास ओनली फेरस फॉर्म जो होती है ना रिड्यूस फॉर्म ये एब्जॉर्ब होती है हमारे पास फेरिक फॉर्म जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होती तो इससे हम इसको रेगुलेट करते हैं इसके अलावा हमारे पास जो एस्कॉर्बिक एसिड है ना फेरिक आयंस आर रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक HCl एंड एस्कॉर्बिक एसिड देयरफॉर देयर विल बी फेवर आयरन एब्जॉर्प्शन ठीक है सारे जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना वो इस रेगुलेशन के अंदर वो फैक्टर्स सारे आएंगे उसके बाद इंटरफेरिंग सब्सटेंसेस आयरन एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज बाय फाइटिक एसिड सीरियल्स में जो होता है ऑक्सैलिक एसिड लीफी वेजिटेबल्स में जो होता है फॉर्मिंग इनसॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स ही बना देते हैं इसके अलावा कैल्शियम कॉपर लेड फॉस्फेट्स ये सब इनहिबिट करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन पे तो ये सारे आयरन की वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ उसके बाद हमारे पास है कि ना इन्यूमरेट फंक्शन ऑफ आयोडीन जिंक और आयोडीन का भी हो चुका है जिंक का भी हो चुका है सेलेनियम का भी तो ये हमारे पास ना पास्ट पेपर मिनरल्स के एंड हो गए हैं एंड में ना MCQ नगेट्स हैं कि इफ एक्सेस ऑफ आयरन प्रेजेंट देन इट इज स्टोर्ड एज फेरिटिन के तौर पे हमारे पास स्टोर्ड होता है अगर एक्सेस ऑफ आयरन होती है उसके बाद मैक्स डिजीज क्या होती है हमारे पास मैक्स डिजीज मिनरल वाले चैप्टर में भी आया था कॉपर डेफिशिएंसी को कहते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास ना येलो ब्राउन स्किन एंड रेस शुगर लेवल किसमें होता है हमारे पास ब्राउन डायबिटीज जिसमें हमारे पास ना हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर ग्लाइसीमिया होता है ना तो उसमें ब्राउन और रेस शुगर लेवल ये दोनों चीज़ें होती हैं उसके बाद व्हाट इज गिवन इन हाइपोकैल्सीमिया में हमारे पास ना कैल्सीट्रायोल दिया जाता है ठीक है उसके बाद हमारे पास है कि ना आयन स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया कौन से होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से आयन स्टोर होते हैं Mg2 पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रिएक्शन होते हैं जिनमें Mg2 पॉजिटिव की जरूरत होती है एंड एज ना एक्टिवेटर उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है हमारे पास वो किन का है वो कैल्शियम का है वो मैग्नीशियम का है और वो फॉस्फेट का है इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन फंक्शन कौन से हैं जी सोडियम और पोटेशियम इसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के तौर पर एंजाइम में कौन से काम करते हैं कोबाल्ट कॉपर आयरन मोलिब्डेनम सेलेनियम और जिंक ये सारे करते हैं उसके बाद रेगुलेटरी रोल इन हार्मोनल एक्शन किन के अंदर है वहाँ पर कैल्शियम क्रोमियम आयोडीन मैग्नीशियम मैंगनीज सोडियम और पोटेशियम का नोन टू बी एसेंशियल बट फंक्शन अननोन है एसेंशियल लेकिन फंक्शन अननोन तो सिलिकॉन वेनेडियम निकल और जिंक सॉरी टिन उसके बाद हमारे पास हैव इफेक्ट्स इन बॉडी बट एसेंशियलिटी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड फ्लोराइड और लिथियम मे अकर इन फूड एंड नोन टू बी टॉक्सिक इन एक्सेस एल्यूमिनियम आर्सेनिक एंटीमोनी बोरॉन ब्रोमीन कैडमियम सीजियम जर्मेनियम लेड मरकरी ये सारे क्या कहते हैं ना MCQ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप MCQ के लिए भी देख लीजिएगा